हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप लोग का बौद्धिक सत्व जी के क्लास में फिर से स्वागत है। और पिछले क्लास में जैसे मैंने एशियन हिस्ट्री के बारे में सिलेबस और सिक्के और स्मारक भवन के बारे में बताया था। आज मैं फिर से उसी क्लास को जारी रखूँगा और पार्ट 2 में आप लोगों को विदेशी यात्रा तथा साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बताऊँगा। उसमें सबसे पहले मैं विदेशी यात्री के बारे में बताऊँगा। तो सबसे पहले विदेशी के वृत्तांत का विवेचन 3 वर्गों में हम लोग करेंगे। सबसे पहले यूनान और रोम के लेखक, दूसरे नंबर पर चीन के लेखक और तीसरे नंबर पे अरब के लेखक। तो पहले नंबर पे यूनान और रोम के लेखक में आते हैं। इनमें सबसे प्राचीन लेखक हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत हैं। यूनानी लेखक में सबसे पहले हेरोडोटस और टीसीएस के वृत्तांत हैं। और जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, निर्याकस, अरिस्टोबुलस, इनका वर्णन है। फिर टोलमी की जियोग्राफी जो 150 ईस्वी के आसपास की है, उनका वर्णन है। फिर प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की 1ली सदी की है। और मेगास्थनीज की इंडिका है। और फिर यूनानी लेखकों में पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सीरी, जो इस पुस्तक के लेखक का नाम हमें ज्ञात नहीं है। तो ये यूनानी और रोम के लेखक के बारे में मैंने बताया। और उसके बाद फिर आते हैं चीनी यात्रियों के वृत्तांत। तो चीनी यात्रियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण फाहियान, युआन चुआंग, जिसको वैनसांग कहते हैं, और इत्सिंग का वर्णन है। तो फाहियान यह गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए और उन्होंने फो क्यू की रचना की। तो किनके समय में आई है फाहियान? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए। फिर दूसरे नंबर पे वैनसांग आए। यह हर्षवर्धन के समय आए, जो 629 ईस्वी में भारत आए और इन्होंने सी यू की रचना की। तो फाहियान ने किसकी रचना की? फो क्यू की रचना की और वैनसांग ने सी यू की रचना की। फिर इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आए, जो कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों की वर्णन किए। और उसके बाद फिर आता है दोस्तों अरबी यात्रियों के वृत्तांत। तो 8वीं शताब्दी से अरब लेखक ने भारत के विषय में लिखना आरंभ कर दिया। तो सबसे पहले अरबी यात्री में सुलेमान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सुलेमान 9वीं शताब्दी ईस्वी के माध्यम में भारत आए और उन्होंने पाल और प्रतिहार राजाओं के विषय में लिखा। तो सुलेमान ने किसके बारे में लिखा? पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा। फिर दूसरे नंबर पे अल-मसूदी आते हैं। तो अल-मसूदी 1941 ईस्वी से 1943 तक भारत में रहे और उन्होंने राष्ट्रकूट राजाओं की महत्ता के विषय में लिखा। तो सुलेमान ने किन के बारे में लिखा? पाल और प्रतिहार के बारे में लिखा और अल-मसूदी ने राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में लिखा। फिर तीसरे नंबर पे अल-बुरूनी आता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वह महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये किसके समय में आए? तो महमूद गजनवी के समय में आए। इन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और भारत की सभ्यता एवं संस्कृति को पूर्ण रूप से जानने की इच्छा की। इनके वर्णन में धार्मिक पक्षपात बिल्कुल नहीं है। इन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ तहकीकुल हिंद में भारत की बहुत तर्कसंगत और पूर्ण वर्णन लिखा, जो आप लोग नाम सुने होंगे तहकीकुल हिंद का। और अल-बुरूनी ने भारतीय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, ज्योतिष, भूगोल, धार्मिक रीति रिवाजों का प्रशंसनीय वर्णन किया है। और फिर ये हो गया विदेशी यात्रियों के वृत्तांत के बारे में मैंने बता दिया। फिर अभिलेख आता है। तो अभिलेख में प्रयुक्त लिपियां जो हैं, तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आती है, जो कि अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है और ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दूसरे नंबर पे खरोष्टी लिपि आती है, जो अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। मतलब ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब आता है दोस्तों यूनानी एवं अरमाइक लिपि। ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ये हो गया अभिलेख। अब आता है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख ही हैं। मतलब जो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम लोग को पता चला है, सबसे ज़्यादा अभिलेखों से ही पता चला है। तो प्राचीन भारत के अभिलेखों में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हम लोग को मिले हैं और अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। अशोक के इस अभिलेख से सीमा, धर्म और शासन नीति के बारे में प्रकाश पड़ता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकतर अभिलेख हैं, जिससे भारत की हिंदी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषाओं की लिपियों का विकास हुआ है। मतलब ब्राह्मी लिपि से ही इन भाषाओं का कहीं ना कहीं उद्भव हुआ है, विकास हुआ है। और ब्राह्मी लिपि का सबसे पहले 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता मिली। फिर आता है गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के अधिकतर अभिलेख संस्कृत में हैं, जिनमें विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म का उल्लेख होता है। और फिर इन अभिलेखों में सेवाओं के विकास पर प्रकाश पड़ता है।
जिसमें गुप्त काल से पहले के अधिकतर अभिलेख प्राकृत भाषा में है। फिर और जिनमें ब्राह्मणोत्तर धार्मिक संप्रदाय जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उल्लेख है। फिर आता है अशोक के बाद के अभिलेखों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। तो सरकारी अभिलेख या तो राजकवियों की लिखी हुई प्रशस्तियाँ हैं या भूमि या अनुदान पत्र है, मतलब 2 अभिलेख हो गया, सरकारी अभिलेख और निजी अभिलेख। तो सरकारी अभिलेख में क्या है कि राजकवियों द्वारा लिखा हुआ है और ये प्रशस्तियाँ हो सकती है या तो भूमि अनुदान पत्र हो सकती है। प्रशस्तियों का प्रसिद्ध उदाहरण समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से संबंध है, जो कि अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। फिर निजी अभिलेख आता है जिसमें मंदिरों और मूर्तियों का उत्कीर्ण है उल्लेख है, और इन अभिलेखों से मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास का पता चलता है। फिर आ जाता है दोस्तों अभिलेख के बारे में बता देता हूँ। तो प्रमुख अभिलेख व शासक, तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से रिलेटेड है। फिर एहुल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित है, लेकिन इनका निर्माण जो करवाया था वो उनकी माता गौतमी श्री बाली श्री ने करवाया था। फिर जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त अभिलेख है, ये आप लोग जान रहे होंगे। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। फिर ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। फिर देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। फिर भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, ये आप लोग जान रहे होंगे। फिर पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान के बारे में कुछ अभिलेख हैं, वो आप लोग सुन लें, देख लें। तो पहले नंबर पर मेहरौली स्तंभ अभिलेख, जो कि दिल्ली स्थल दिल्ली, व्यक्ति चंद्रगुप्त द्वितीय और समय गुप्तकालीन है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक है, वो तो आप लोग बखूबी जान रहे हैं। फिर बौद्ध स्तंभ अभिलेख, जो कि भरूच MP में है, जो कि राजा वासुदेव और शुंग काल से रिलेटेड है ये। फिर मथुरा स्तंभ अभिलेख UP से है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल से रिलेटेड है। फिर एरन स्तंभ अभिलेख MP में है, ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। फिर बिहार स्तंभ अभिलेख बिहार शरीफ में है, जो कि स्कंद गुप्त से रिलेटेड है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को मैं जो बता रहा हूँ ये एंशिएंट हिस्ट्री का जो मैं क्लास चालू किया हूँ, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझें और नोट्स बनाएं, और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये क्लास बेहद पसंद आएगी और आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।